नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका PCW में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे और मैं 2016 का जो पेपर है वो ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे 2017 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन के सामने जो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है देखें। अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स पढ़े होंगे। कौन कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं हमारे पास? तो अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल हो सकते हैं उसमें एक तो हमारे पास होता है HCC, एक हम लोग पढ़ते हैं BCC, एक हम लोग पढ़ते हैं FCC। इस तरीके के क्रिस्टल पढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ये बोल रहा है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? इसको हम कहते हैं CCP, शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं? CCP। और अगर आपको पता हो तो FCC का ही दूसरा नाम जो होता है वो CCP होता है, यानी FCC और CCP जो होते हैं एक ही होते हैं। ठीक है। यदि मैं SCC की बात करूंगा, SCC में जो कण होते हैं वो केवल कॉर्नर पर होते हैं। इसके अंदर जो कण होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं प्लस साथ ही साथ सेंटर पे होते हैं। और इसके अंदर की मैं बात करूंगा तो कण होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ जो कण होते हैं वो फेस के सेंटर पर होते हैं, यानी फलकों के केंद्र पर होते हैं। ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है? तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे अगर आपको ध्यान हो तो BCC की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 8 होती है और FCC की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 12 होती है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी पूछ रहा है? वो CCP की। CCP का मतलब होता है FCC और FCC की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी थी? 12। तो इसका सिंपल सा जो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। आगे बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन द केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस बोल रहा है। अब की बार ये पूछ रहा है SCC के बारे में पूछ रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है? पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है। इसको अपन बोलते हैं संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? संकुलन क्षमता कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि SCC में जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है। इसके अलावा BCC में जो संकुलन क्षमता होती है वो करीब करीब 68% होती है और FCC में जो संकुलन क्षमता होती है करीब करीब 74% होती है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? SCC के बारे में पूछ रहा है। SCC की संकुलन क्षमता 52.4 होती है। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि कंपाउंड विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसे यौगिक, क्या होता है? ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, वो जो होते हैं पानी के अंदर अधिक सॉल्युबल होते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जो जल के साथ, जल में घोलोगे अगर उसके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बंध बना लेगा, तो हाइड्रोजन बंध बनाने वाले जो यौगिक होते हैं वो पानी के अंदर आराम से जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। ठीक है। तो हम ये देखना है कि इन तीनों में से आराम से हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता किसके पास होती है। तो आप देखेंगे फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को अगर आप पानी में घोलेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि फॉर्मिक एसिड जो होगा वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कौन सा बंध बनाने की क्षमता रखता है? तो ये बनाएगा हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। और हाइड्रोजन बंध बनाने वाले जो यौगिक होते हैं वो वैसे भी पानी में अधिक घुलनशील होते हैं। ऐसा कौन कौन से यौगिक हाइड्रोजन बना सकते हैं? तो जिनकी विद्युत ऋणता फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, ये तीनों जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आंसर जो आ जाएगा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al+3 टू एल्यूमिनियम। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास 1 मोल Al+3 है। कितना मोल है? 1 मोल Al+3 आपके पास, 1 मोल Al+3। और वो कह रहा है कि 1 मोल Al+3 को आपने एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि Al+3 को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो हमें पता है कि Al+3 को अगर मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं, 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको थ्योरी पता हो तो आप जानते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 मोल का। हमारे पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 3 मोल। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96500 इंटू कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं 9650 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो चेक करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 हो जाएगा, 6 से 18 19 हो जाएगा, 9 से 27 28 हो जाएगा, तो 289,500 हो जाएगा कूलम। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 96500 होता है। और आपको पता होगा कि 96500 1 फैराडे के बराबर भी होता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश कितना आ जाएगा?
2,89,500 के आसपास हो जाएगा। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन जो है वो है 2,89,500 के आसपास, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पाउडर सब्सटेंसेस आर मोर इफेक्टिव एड्सॉर्प्शन देन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक तो क्रिस्टल फॉर्म है और एक पाउडर की फॉर्म में कोई होगी, तो दोनों में से किसकी अवशोषण क्षमता या एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं अधिशोषण पावर। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जो अधिशोषण क्षमता होती है, अधिशोषण क्षमता जो होती है यानी एड्सॉर्प्शन पावर, अधिशोषण क्षमता, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन पावर। एड्सॉर्प्शन पावर वो किसके बराबर होती है, तो एड्सॉर्प्शन पावर जो होती है वो सीधे समानुपातिक किसके होती है, सरफेस एरिया के। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन पावर होगी। सरफेस एरिया को हम लोग कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा अधिशोषण क्षमता होगी। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, जो ऑप्शन दिया हुआ है, पाउडर सब्सटेंसेस आर मोर इफेक्टिव एड्सॉर्प्शन देन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। पहला ऑप्शन है सरफेस टेंशन, नहीं, विस्कोसिटी से कोई मतलब नहीं है। सरफेस एरिया बी ऑप्शन इजीली दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ क्या है, स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। देखो इसका मतलब क्या है, स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। ये स्ट्रांगली नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से ये एक सेकंड देख लेते हैं पूरी लैंग्वेज क्या है। हाँ, ये लैंग्वेज अधूरी दी हुई है, ये है सल्फर, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ये पूरी लैंग्वेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां लिखा हुआ आएगा सल्फर कंटेनिंग, जो और जो होंगे उनको अगर मैं स्ट्रांगली हिट करूंगा, मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। हमारे पास दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक तो ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पास सल्फर पाया जाता है, सल्फर, इसको अपन बोलते हैं सल्फाइड और बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सल्फाइड और, सल्फाइड और बोलते हैं इसको। और दूसरा जो आपके सामने होता है वो होता है जैसे CaCO3 बोल दिया या मेरे पास ZnCO3 बोल दिया, इनको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट और, कार्बोनेट एस्क बोलते हैं इसको हिंदी में, कार्बोनेट एस्क बोलते हैं। अब होता ये देखिए, अगर आपके पास सल्फाइड और है, कौन सा और है, सल्फाइड और, जैसे ZnS है, इसको अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करूंगा, अगर आप सल्फाइड और को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाएगा और बाहर जो रिलीज करेगा वो SO2 गैस रिलीज करेगा। इसका मतलब ZnS की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ZnO प्लस क्या बन जाएगा, SO2। इस प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, और हिंदी में इसका नाम होता है बर्जन। ठीक है, लेकिन अगर मैं ZnCO3 को, कार्बोनेट एस को अगर मैं गर्म करूंगा तो वो क्या बनाता है, ZnO प्लस क्या बनाता है, CO2। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन बोल सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो आप बोल क्या रहा है वो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो बोल स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या सल्फर और आएगा, मैंने अभी बताया था आपको, सल्फर और होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सल्फर और को गर्म करने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया है उसका नाम है रोस्टिंग। तो आंसर जो आएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैल्सिनेशन किसके लिए बताया था मैंने, कार्बोनेट एस्क के लिए, कार्बोनेट एस्क के लिए कैल्सिनेशन अपन करते हैं। ठीक है, अगला बोला है कि नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो होता यह है कि दो नाइट्रोजन एलिमेंट के बीच में, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं कर पाता। ये रिएक्शन तभी करेगा जब ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, और इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए नाइट्रोजन तो रूम टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट कर पाता, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड। एक बात और समझिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड होने के कारण एक शब्द आता है, इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, या इसको बोलते हैं हम बंद क्रम, बंद क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर या बंद क्रम जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है तीन, क्योंकि इसके अंदर कितने बंद है, तीन बंद है। और तीन बंद होने के कारण ये जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एट रूम टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू दी कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, हाँ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, देखिए सुने मेरी बात, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे गोल्ड हो गया, इसके अलावा प्लेटिनम हो गया, ये ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता बहुत कम होती है, रिएक्टिविटी जो होती है वो लेस होती है, इज लेस। ठीक है, इसलिए ये ऑक्सीजन जैसी धातुओं से रिएक्शन नहीं कर पाते, इसलिए गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन पे जनरली जंग, या इसको हम कहते हैं जंग बोलते हैं, या फिर इसको रस्ट भी बोल सकते हैं, वो नहीं लगता जनरली। ठीक है, इसका प्रॉपर जो वर्ड होता है उसको संक्षारण बोलते हैं, संक्षारण, जो प्रॉपर वर्ड होता है संक्षारण, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है।
तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या। देखें पहला ऑप्शन तो दिया हुआ है Fe, दूसरा दिया हुआ है Pt, तीसरा दिया हुआ है Tl, चौथा दिया हुआ है Zn। तो ऑप्शन में Pt दिया हुआ है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए प्लेटिनम वगैरह पे, गोल्ड वगैरह पे जो जंग होता है वो नहीं लगता। आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम। बात समझ में आ गई। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 सॉल्ट देन। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास Fe+3 था, ये दिया हुआ ना Fe3, इसकी रिएक्शन जो है इसने सल्फर SO2 से करवाई, तो क्या होगा? देखिए समझे मेरी बात। SO2 जो होता है ना वो खुद का तो ऑक्सीकरण कर देगा, खुद का तो क्या कर देगा? ऑक्सीकरण। और जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है ना वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और Fe+3 का हो जाएगा अपचयन। अब आप लोगों को पता है कि अपचयन होने के दौरान इलेक्ट्रॉन होता ये है कि अपचयन के दौरान जो होती है वो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीकरण अंक में कमी जब अपचयन होगा, और जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि Fe+3 जो होगा वो तो बदल जाएगा Fe+2 में। देखो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई, और SO2 माइनस की जो ऑक्सीजन अंक है वो बढ़ जाएगी, इसलिए SO2 जो होता है वो SO4- में बदल जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होती है वो ये बन जाती है Fe+2, और यहाँ पर क्या आ जाता है? SO4-2। पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इट रिड्यूसेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 इनटू Fe+2। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। तो आंसर जो जाएगा वो ए आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में SO2 के बारे में पूछता तो SO2 किसमें बदल जाता है? SO4 में। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 6 होती है। देखो बढ़ गई है ना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली वे में कर सकते हैं। कैसे? विनेगर पूछ रहा है। व्हाट इज विनेगर? आप लोगों ने पढ़ा है, विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड। सिरका हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सिरका। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और OH होता है। क्या होता है? OH। इसको अगर मैं पानी में ऐड करूंगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O- और यहाँ बनाएगा मेरे पास H+। तो ये एक एसिड है, और आपको पता है अम्लों की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो 7 से कम वाला होगा। देखिए 7 से कम में एक तो 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। पीएच बराबर 0 को कोई सेंस नहीं होता। पीएच 7 है, नहीं हो सकता। पीएच 7 12 है, नहीं हो सकता। पीएच 3 है, ये बेटर ऑप्शन है। 7 से कम में 1 2 3 4 5 6 तक, 6.9 तक भी चल सकती है। तो यहां पर देखेंगे पहले सी ऑप्शन पीएच बराबर 7 है, नहीं हो सकता। पीएच बराबर 12 है तो 12 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 7 और 7 से ज्यादा है। एक 0 है, 0 को कोई औचित्य नहीं होता। हमारे पास बच्चा कौन सा? पीएच बराबर 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पीएच बराबर 3। तो ए आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद ये क्या करा? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? देखें, चाहे लेंथेनॉइड हो और चाहे एक्टेनॉइड हो, चाहे लेंथेनॉइड हो और चाहे एक्टेनॉइड हो, देखा ये क्या है कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। सामान्य +3 है, इसका मतलब ये नहीं कि +4 नहीं दर्शा सकते, +4 भी दर्शा सकते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो +2 भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं ना वो +3 अवस्था दर्शाते हैं। इसलिए सामान्य अवस्था कौन सी हो जाएगी? +3 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? +3 हो जाएगा। एक बात और मैं बता देता हूं, लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है, लेंथेनॉइड श्रेणी वो छठे आवर्त में पाई जाती है। कौन से पीरियड में पाई जाएगी? छठे आवर्त में। और जो एक्टेनॉइड श्रेणी है, एक्टेनॉइड श्रेणी वो कहां पाई जाती है? 7th पीरियड में, 7वें आवर्त में पाई जाती है। पहली बात। दूसरी, लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है उसको हम कहते हैं 4f श्रेणी, और एक्टेनॉइड श्रेणी जो होती है उसको हम कहते हैं 5f श्रेणी। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब। इसके बाद ये कह रहा है कि लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टेनॉइड। चलो उसको भी समझते हैं। देखो पहले लेंथेनॉइड की बात कर लेते हैं। लेंथेनॉइड में पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है सीरियम, और जो लास्ट एलिमेंट होता है ल्यूटियम, Lu। और एक्टेनॉइड सीरीज में पहला एलिमेंट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? थोरियम, और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं Lr। Lr का मतलब होता है लोरेंशियम। तो वो किसकी पूछ रहा है? एक्टेनॉइड श्रेणी की पूछ रहा है। वो एक्टेनॉइड श्रेणी का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? लोरेंशियम होता है। तो लोरेंशियम के बारे में हाँ बिल्कुल सही है, Lr ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा लोरेंशियम। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे क्या कह रहा है वो? केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन 3rd हेक्सासाइनोफेरेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बोल रहा है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो सूत्र भी समझा देता हूं मैं, लिख देता हूं पहले मैं। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ आयरन, फिर ब्रैकेट में इसमें दिया हुआ 3rd, उसके बाद लिखा हुआ है हेक्सा, फिर आगे बाद क्या लिखा हुआ है? साइनो।
हेक्सासाइनो, आफ्टर दैट लिखा हुआ है उसने फेरेट, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ उसने सेकंड। चलो इसको सॉल्व करवा के देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ आयरन, आयरन लिखा हुआ और उसकी अवस्था दे रखी है +3, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हेक्सासाइनोफेरेट, सेकंड लिखा हुआ है तो मैंने लिखा Fe हेक्सासाइनो, तो Cn यहाँ लगा दिया मैंने 6, इसकी पावर मैंने मान ली x, ठीक है। अब इस पर धातु की अवस्था कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पर धातु की अवस्था हो जाएगी 2, Cn पे -1 आवेश होता है, Cn -1 होता है इंटू 6 बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना x, 2 - 6 बराबर हो जाएगा x, तो x का जो मान आ जाएगा वो -4 आ जाएगा। अब मैं अगर रखूंगा x का मान तो यहाँ आ जाएगा Fe +3, यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना Fe, इधर आ जाएगा मेरे पास Cn, यहाँ आ जाएगा 6, इधर लगा दूंगा -4। अब कोई भी यौगिक जो होता है उदासीन होता है, उदासीन का मतलब होता है जितना उसमें धनायन होगा उतना उसमें ऋणायन होगा। यहाँ धनायन 3 है और ऋणायन यहाँ पर 4 है, तो मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, तो एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं। क्या लिखा हुआ था हमारे पास Fe +3, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ था Fe, यहाँ लिखा हुआ था Cn, यहाँ लिखा हुआ था 6, यहाँ लिखा हुआ था -4। मैंने क्या बोला, कोई भी यौगिक जो होता है वो पूर्ण रूप से उदासीन होना चाहता है। उदासीन होने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा Fe4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आ जाएगा FeCN6 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। देख लो आप एक बार, चाहे तो +3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 हो गया, और -4 को 3 से गुणा करोगे तो भी 12 होगा, तो पूर्ण रूप से उदासीन हो गया। Fe4 FeCN6 3, Fe4 FeCN6 और 3, आंसर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि IUPAC नेम ऑफ द PTNS32Cl, इसका IUPAC नाम क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। देखें आपके पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है PT, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास क्या NS3, यहाँ लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है Cl, इसको हम लिखेंगे NH2, फिर हम लिखेंगे CH3 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है और फिर लगा रखा है Cl। देखें सबसे पहले तो लिगेंड का नाम होता है, तो लिगेंड का नाम इसको हम कहते हैं 2 अमीन है, तो इसको हम लिखेंगे डाई और फिर लिखेंगे एमीन। फिर लिखा हुआ है Cl, तो Cl को हम लिखते हैं क्लोरिडो, क्लोरिडो भी लिख सकते हो, या फिर कई बुक वाले इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इसको हम लोग लिखेंगे मिथाइल एमीन। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, मिथाइल एमीन। तो इसको अरेंज कर देता हूं मैं। अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, ए। सबसे पहले ए आएगा तो नाम क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा डाई और फिर क्या आएगा एमीन, उसके बाद क्लोरो CHLORO, उसके बाद आएगा मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन देखते हैं पहली बात तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया भी हुआ है कि नहीं दिया हुआ। पोटेशियम तो कोई है नहीं, ये नहीं हो सकता। पोटेशियम तो कोई वर्ड ही नहीं है इसमें, देखो पोटेशियम तो कहीं नहीं है इसके अंदर, तो पोटेशियम तो वर्ड ही नहीं आएगा, वैसे ही गलत होगा। तो कोबाल्ट दिया हुआ है इसके अंदर। देखो वैसे अगर जरा सा भी कॉमन सेंस हो तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, आपको इतना लंबा भी रामायण करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे में पोटेशियम तो कोई है ही नहीं, तो पोटेशियम तो आना ही नहीं है, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। बच गया कौन सा वाला, लास्ट वाला। इसमें लास्ट वाले में देखोगे कोबाल्ट है, जबकि हमारे पास मेटल कौन सी है, हमारे पास जो मेटल है वो प्लेटिनम है। क्या नाम है, प्लेटिनम मेटल है हमारे पास, तो प्लेटिनम वाली एक ही ऑप्शन में सेकंड सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे मैंने नाम कर दिया है डाइएमीन क्लोरो मिथाइल एमीन, इसके बाद आ जाएगा प्लेटिनम, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी 2, और लास्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है Cl, तो लास्ट में मेरे पास आ जाएगा क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात। चलिए तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास क्या है कि ये यौगिक जो है किस प्रकार की आइसोमेरिज्म में किस प्रकार की समावेता दोष शो करता है। देखिए होता ये है कि पीटीजी जो जितने भी यौगिक होते हैं ना वो कौन सी संरचना दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं स्क्वायर प्लेनर। कौन सी दर्शाते हैं, स्क्वायर प्लेनर, यानी इसको अपन बोलते हैं वर्गाकार समतलीय। क्या दर्शाते हैं, वर्गाकार समतलीय। और वर्गाकार समतलीय वाले जितने भी यौगिक होते हैं ना वो सामान्यतः कौन सी दर्शाते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावेता। प्लेटिनम के जितने भी यौगिक होते हैं उनकी वर्गाकार समतलीय संरचना होती है, और वर्गाकार समतलीय वाले जो यौगिक होते हैं वो कौन सी संरचना दर्शाते हैं, जीआई, जिसमें यौगिक की जो समन्वय संख्या होती है, यौगिक की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। देख लो आप इसमें भी 4 ही है। पीटी यहाँ लिख दिया मैंने NH3, फिर यहाँ लिख दिया मैंने क्या H2O, फिर लिख दिया मैं यहाँ पर Cl2। आप देखेंगे समन्वय संख्या 4 ही है, एक अमोनिया है, एक जल है और 2 क्लोरीन है, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई मेरे पास, 4। समझ गए मेरी बात। तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिकल आ जाएगा आराम से इजीली वे में। इसके बाद कह रहा है कि द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ये दिया हुआ है B4। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है ये, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर CuNH3 आयन B4 फॉर दिस कंपाउंड। एक सिंपल सा लॉजिक होता है क्या कि इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इसने बोला है। इसको सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग कर सकते हैं 1/बीटा लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो के ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/बीटा। एक सिंपल सा लॉजिक है। बीटा का मान आपको उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये रहा, तो उसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो के ई क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा कितना आएगा 2.1 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 13। ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1/1 2.1 इंटू 10 की घात बचेगा माइनस का 13 बचेगा। जब आप 1 में 2.1 का भाग लगाएंगे तो ये आता है मेरे पास 0.47 इंटू 10 की घात -13। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.7 गुणा 10 की घात -14 भी लिख सकता हूँ उसको मैं। ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं क्या 4.7 गुणा 10 की घात -14? नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4.7 गुणा 10 की घात -14 ऑप्शन जो जाएगा वो भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा लॉजिक है। के ई क्यू बराबर कितना होता है 1/बीटा होता है। बीटा का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इजीली वे में सॉल्व करने पर आ जाएगा। बोलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है आप लोगों को, बोल रहा है आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वॉज डिसॉल्विंग। कह रहा है कि जब इस यौगिक को मैं पानी में घोलूंगा तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इसको पहले यौगिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ क्या है CO, फिर आपके सामने दिया हुआ है NH3 6 और फिर आपको दिया हुआ Cl2। तो इसमें कितने यौगिक बनेंगे पहले वो देख लेते हैं। यौगिक जो बनेंगे ऐसे बनेगा CO, फिर आएगा NH3, यहाँ आएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा Cl2। इसको जब पानी में डिसॉल्व करूंगा तो पानी में घोलने पर ही इस प्रकार से टूटेगा। कैसे टूटेगा? CO, यहाँ मेरे पास आ जाएगा NH3, इधर आएगा मेरे पास 6 और यहाँ मेरे पास बचेगा 2Cl माइनस, यहाँ बचेगा मेरे पास +2। एक तो पूरा का पूरा ये वाला आयंस हो गया और ये कितना आयंस दे रहा है मेरे पास 2। तो कुल आयंस कितना हो गया पानी में घोलने पर 3। 2 तो इसके हैं और एक इसका है, तो टोटल आयंस कितने हो गए मेरे पास 3 हो गए। समझ गया मेरी बात? टोटल मिलेंगे आयंस 3 बनेंगे। हाँ, आंसर दिया हुआ है 3 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सी आंसर आ जाएगा। समझ गया? इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो नाम हो जाएगा हेक्सा, फिर आएगा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगा कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है आपको आईयूपीसी नेम बोला है, इसका आईयूपीसी नाम देना। देखा आईयूपीसी नेम कैसे देंगे? आईयूपीसी नेम हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद हो जाएगा C, इसके बाद ऊपर आ जाएगा मेरे पास Br, यहाँ आ जाएगा मेरे पास CH3, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास CH3। ये तो मैंने संरचना बना दी। सबसे पहले नंबरिंग करनी है। ये मैंने चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग जो होगी यहाँ से होगी 1 2, इधर से देखें 1 2 3, तो नंबरिंग मेरी यहाँ से होगी। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से बंद पास में आएगा। यहाँ से बंद 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से बंद 3 नंबर पे आ रहा है। अब इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इसका नाम क्या होता है बोलो? ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो आएगा, तो 4 पे कौन लगा हुआ है? ब्रोमो। उसके बाद 4 पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंट। उसके बाद 2 नंबर पे क्या लगा हुआ? इन, तो पेंट टू इन हो जाएगा इसका नाम। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट टू इन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लीजिएगा एक बार, बिना ओपन करे मत कीजिएगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू 2 डिफरेंट साइड्स आर कॉल्ड। देखें, अगर आपने पढ़ा होगा कुछ यौगिक या कुछ लिंकेज ऐसे होते हैं जैसे CN- और NC-। इसके अलावा NO2- ONO-। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं HCN- या NCS-। इनकी खासियत है, ये यौगिक तो एक ही है लेकिन इनकी डोनेशन साइड अलग अलग है। जैसे इसमें कार्बन से दान करता है, इसमें नाइट्रोजन दान करता है, इसमें नाइट्रोजन से करेगा, इसमें ऑक्सीजन से करेगा। तो यौगिक एक ही है लेकिन उनके दान करने वाली साइड जो है, दान करने वाली साइड वो अलग अलग है। दान करने वाली जो साइड है वो अलग अलग है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं उभयदंतुक, और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कह देंगे? एम्बिडेंटेड। क्या कह देंगे इसको हम लोग? एम्बिडेंटेड। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया हुआ है कि विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो सिंपल सा लॉजिक है। बॉइलिंग पॉइंट किस किस बात पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है अणुभार। जितना ज्यादा अणुभार होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बंध पर, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध होगा। और तीसरा डिपेंड करता है 1 ब्रांच चेन पर। जितनी ज्यादा शाखी श्रृंखला होगी उतना कम जो होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखते हैं सबसे पहले, अगर आप देखेंगे तो वैसे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट पे। देखो सभी OL है, OL। इसका मतलब हाइड्रोजन बंध तो सभी में होगा। सही बात है ना? हाइड्रोजन बंध तो सभी में होगा क्योंकि OL एक ही तो यौगिक है। जैसे पेंटेन 1 लोल की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसी बन जाएगी। इसके अलावा मिथेनॉल की स्ट्रक्चर जो ऐसी बन जाएगी।
इथेनॉल की स्ट्रक्चर जो है ऐसी बन जाएगी, पूरी नहीं बना रहा मैं, सिर्फ कार्बन के साथ लिख रहा हूँ। प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। तो OH तो सब में कॉमन है ना, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, अणुभार पर। अब देखें यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो अणुभार किसका ज्यादा होगा, जिसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। भाई किसी के पास 1 कार्बन है, किसी के पास केवल 2 कार्बन है, किसी के पास 3 कार्बन है और किसी के पास 4 कार्बन है या 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का अणुभार जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पेंटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बोलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इन आरएनए पिरिमिडिन बेसिस आर। देखिए, एक तो आपको पता होगा कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन होता है, यूरेसिल होता है। तो एक तो यूरेसिल आएगा, बात सही है। एक तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। 4 होते हैं, AGTC, साइटोसिन। तो आरएनए में थाइमिन के स्थापन कौन होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। और पिरिमिडिन और पूछ रहा है, तो एडेनिन और ग्वानिन तो हो जाएंगे प्यूरिन, और ये दोनों हो जाएंगे क्या, पिरिमिडिन। ये पिरिमिडिन हो जाएंगे, ये प्यूरिन हो जाएंगे। तो पिरिमिडिन कौन कौन से होंगे, यूरेसिल और साइटोसिन। यूरेसिल और साइटोसिन, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा सी। भाई एडेनिन जो है और ग्वानिन जो है वो तो होते हैं प्यूरिन, प्यूरिन कहते हैं इसको हम लोग। और कौन, पिरिमिडिन जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे हमारे पास, थायमिन। थायमिन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरएनए की बात चल रही है, तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाम दे दिया गया। और दूसरा कौन सा होता है, साइटोसिन। ये दोनों हो जाएंगे आंसर में, तो यूरेसिल और साइटोसिन आंसर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आपको पता होना चाहिए, एक तो विटामिन बी वाले और एक होता है विटामिन सी। ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, इसलिए समय समय पर इनकी, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी को हमें समय समय पर लेना चाहिए, क्योंकि यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे। पानी में सोल्यूबल है ना, तो पानी में सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे। जबकि ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में ए, ये तो फैट सोल्यूबल है, डी भी फैट सोल्यूबल है, के भी फैट सोल्यूबल है, सी जो है वो कौन सा सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। कई बार ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से विटामिन की जो रिक्वायर्ड है वो समय समय पर करना जरूरी है, क्योंकि वो यूरिन से पास हो जाते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनकी जो समय समय पर आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आपके सामने। Which of the following is not an example of linear polymer? देखिए HDPE का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हम लोग कह सकते हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा बेकेलाइट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो बेकेलाइट जो होता है ना, बेकेलाइट जो होता है वो एक क्रॉसिड स्ट्रक्चर है। इस तरीके की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दी हुई है, अगर आपको एनसीईआरटी थोड़ा याद हो, इस तरीके की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला दी हुई है, ऐसी एक लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर दे रखी है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, मैं पूरी स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, तो एक काफी लंबी चौड़ी श्रृंखला दी हुई है, ऐसी संरचना दी हुई है आपको। इधर भी मिल जाएगा CH2, है ना। तो ये लीनियर नहीं है, देखो क्रॉसित है, ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे का अणु, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस स्ट्रक्चर। तो आंसर जो जाएगा बेकेलाइट आ जाएगा। एक शब्द और दिया हुआ है, अगर आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी तो उसमें एक नोवल एक शब्द और दिया हुआ है, तो नोवल एक जो होता है वो बेकेलाइट ही होता है, थोड़ा सा ही फर्क है बस इसके अंदर। तो आंसर जो जाएगा वो बेकेलाइट हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। टिंचर ऑफ आयोडीन, देखो टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो टिंचर होता है वो एक प्रकार के एंटीसेप्टिक की तरह व्यवहार करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कोई घाव वगैरह हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई घाव हो गया, अब आपको साफ करना है उसको, तो अपन एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वेटनिंग, आर्टिफिशियल स्वेटनिंग। देखो आप लोगों ने काफी नाम सुने होंगे, जैसे सैक्रिन का नाम सुना होगा, एस्पार्टन का नाम सुना होगा। ये ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक है, जो मीठे होते हैं, काफी ज्यादा मीठे शर्कराएं होती है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, स्वीटनिंग बोलते हैं। शर्कराएं इसको बोलते हैं, मीठी शर्कराएं बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सैक्रिन, एनसीईआरटी में भी शब्द क्लियर कट शब्द लिखे हुए हैं, सैक्रिन हो गया। इसके अलावा एस्पार्टम जो लिखा हुआ है आपके सामने, एस्पार्टम, ठीक है, और एक और ये लिखा हुआ है एल्टिन, ये सब दिए हुए एनसीईआरटी में नाम, एलिटैम। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये मीठी श्रृंखलाएं होती है, मीठी शुगर होती है। लेकिन सोडियम बेंजोएट जो होता है किसी प्रकार का कोई, सोडियम बेंजोएट बेसिकली साबुन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है ना, साबुन डिटर्जेंट वगैरह से कहीं ना कहीं रिलेट करता है ये। तो सैक्रिन, एस्पार्टम ये मीठी श्रृंखलाएं होती है, इसको अपन स्वेटनिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्वेटनिंग एजेंट बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है कि कौन कितना ज्यादा मीठा होता है, 500 गुना मीठा, 1000 गुना मीठा, 600 गुना मीठा, 200 गुना मीठा, इस प्रकार से एक डेटा भी दिया हुआ है। तो आप याद कर लीजिएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं याद करने की, ना पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
26वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपके सामने कॉपर सल्फेट था और उस कॉपर सल्फेट को आपको कन्वर्ट करना है कॉपर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कॉपर सल्फेट की मात्रा दी हुई है 100 ग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 ग्राम को आपको मोल में बदलना है। तो मोल जो आएगा कॉपर सल्फेट का कैसा आएगा, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा, तो वो हो जाएगा 100 बटा उसका अणुभार। अगर आप कॉपर सल्फेट का अणुभार निकालेंगे, अणुभार कैसे निकालेंगे, कॉपर का हो जाएगा 63.5, सल्फर का हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 159.5 आएगा। तो मेरे पास मोल जो आएगा कॉपर सल्फेट का वो कितना आएगा, एक बार डिवाइड करके देखिए। अगर आप 100 को जो है 159 इससे डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय कितना 159.5, तो ये करीब करीब जो आंसर आता है वो कितना आएगा, ये आएगा 0.62। कितना आएगा 0.62। ये तो मेरे पास आ गया, मोल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें मोल किसके चाहिए, हमें कॉपर के चाहिए। तो देखो कॉपर सल्फेट के आगे 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट से 1 मोल कॉपर बनता है। तो 0.62 मोल कॉपर सल्फेट से ये कितना बनेगा, कॉपर जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 0.62 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 0.62, ठीक है। ये बन गया मेरे पास मोल जो आ गया कॉपर का, वो कितना आ गया, 0.62 मोल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है, मात्रा पूछे, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाता हूं, ग्राम में मात्रा कॉपर की, ग्राम बटा अणुभार किसका या परमाणु भार किसका, हमारे पास इसका कॉपर का, बराबर कितना आएगा 0.62। तो यहां से मेरे पास कॉपर की जो ग्राम में मात्रा आएगी वो कितनी आएगी, 0.62 इंटू कितना आएगा 63.5। तो यहां से मेरे पास कॉपर की जो ग्राम में मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 63.5 को अगर मैं 0.62 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 39.8 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 39.8 ग्राम। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लेना, बता दिया मैंने, प्रोसीजर बता दिया। इसका 1 है तो इसका 1 है, इसका अगर 0.62 मोल है तो इसका भी 0.62 आएगा। यहाँ से ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, तो 39.8 आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर है क्या, हाँ बिल्कुल है, 39.8 ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज ए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। तो एक काम करूंगा मैं, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणु कितने हैं, अणु की संख्या। तो पहले मोल निकालूंगा मैं, तो मोल निकालूंगा ऑक्सीजन का कितना आएगा, ग्राम में मात्रा बटा कितना 32। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के मोल जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1/2। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 मोल। अणुओं की संख्या जो आएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू कितना होगा Na। जब कभी भी आपको अणुओं की संख्या निकालनी हो तो उसको अवगत संख्या से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब है 16 ग्राम ऑक्सीजन में जो अणुओं की संख्या होगी कितनी होगी, वो होगी 0.5 इंटू Na है, सही है। अब बात करते हैं इनमें से किसके पास है। तो अगर आपको देख रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, तो देखिए एक बार सी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 14 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में मोल निकालो एक बार, मोल बराबर वही ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा देखिए 14। नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का 28 हो जाएगा, तो 14/28 हो जाएगा। तो यहाँ से अणुभार जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1/2। देखिए अब अगेन 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 मोल। तो अणुओं की संख्या जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू आ जाएगा मेरे पास कितना, Na आ जाएगा। तो इससे पहले भी यही आया था और अभी भी यही आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा। बाकी को भी आप निकाल के देख लेना इसी मेथड से, ठीक है ना, आंसर यही आएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अगेन पहले मैं एक मोल निकालूंगा, तो पहले मैं निकाल रहा हूं मोल। मोल किसके, मीथेन के। मोल निकालते ग्राम में मात्रा 1.6 बटा मीथेन का अणुभार जो होता है वो 16 होता है। तो यहां से मेरे पास CH4 के जो मोल आ गए वो मेरे पास कितने आ गए, 0.1 मोल आ गए। ये तो आ गया मेरे पास मोल। अब मैं निकालूंगा अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी बताया मैंने, अणुओं की संख्या बराबर निकाली जाती है किससे, मोल इंटू Na। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, n का मान कितना दिया हुआ 0.1, Na का जो मान है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 6.02 इंटू 10 की घात कितना 23। लेकिन वो अणुओं की संख्या नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो CH4 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे। कैसे, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। तो अब मेरे पास कुल मिला के अणुओं की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा मेरे पास 23। ये आंसर आएगा। देखते हैं ऐसा कोई आंसर दिया हुआ आएगा, 6.02 इंटू 10 की घात 23, ये आंसर हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ भी है आपके सामने, ठीक है। 28 क्वेश्चन हो गए, 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 की तरफ बढ़ेंगे। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखें Fe+3 से पहले मैं Fe का देख लेता हूं। Fe जो होता है वो 26 नंबर पे आता है। विन्यास होगा 1s2 2s2, इसके बाद 2p6
फिर आएगा 3s2, इसके बाद 3p6, फिर आएगा 4s2 और फिर आएगा 3d6। इसको अरेंज भी कर देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। अब इसमें से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 2 तो इसमें से निकल जाएंगे, 1 इसमें से निकल जाएगा। तो विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर आ जाएगा मेरे पास कितना? 3d5। ये देखते हैं ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ये आंसर हो जाएगा ए। सही है, समझ में आ गई मेरी बात? ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा 4s में से निकलेगा, ना कि 3d में से। हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और त्यागना जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल मतलब बाह्यतम कोश से होता है, ना कि आंतरिक कोश से। बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन, गैस रेस्पॉन्सिबल इन द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। बचपन से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कि ओजोन गैस के क्षरण के लिए एक ही गैस उत्तरदायी है, इसको अपन कहते हैं फ्रियोन गैस। और फ्रियोन गैस का दूसरा नाम होता है CFC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFC? इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी ऐसा कौन सा घटक है जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है, तो क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन, जिसको अपन कहते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, अगर आपको पूरा एग्जैक्ट पूछे तो क्लोरीन मुक्त मूलक जो होता है वो ज्यादा खतरनाक है इन सभी में, क्लोरीन मुक्त मूलक। तो CFC इसका आंसर हो जाएगा या फिर फ्रियोन आंसर हो जाएगा? देखते हैं CFC, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें दिया, आंसर हो जाएगा C। 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस एटम। देखो, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके निकाल रहा हूं तो इसको तो हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको अपन? आयनन ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मंदुता। दो बातें हैं भैया, इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जो ऊर्जा दी जाती है वो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा निकलती है जो इलेक्ट्रॉन मंदुता होती है। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है रिमूव करना मतलब निकालना, तो निकालने के दौरान आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को हम कहते हैं इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखते हैं आंसर को दिया हुआ है ए, बिल्कुल सही है। 31 में जो आएगा वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब। 32 क्वेश्चन आपके सामने देखिए। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज F- Ne Na+। इन तीनों में खासियत है। क्या खासियत है? F- हो गया, Ne हो गया, Na+ हो गया। इनकी खासियत ये होती है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं हम लोग। इसमें खासियत ये होती है कि जितना अधिक माइनस उतना अधिक आकार, उसके बाद उदासीन का आकार बड़ा होगा। और धनावेश में क्या होता है? जितना अधिक धनावेश उतना छोटा आकार, ये कॉन्सेप्ट है, उतना छोटा आकार। तो सबसे पहले तो माइनस वाला आएगा। देखते हैं इसमें माइनस वाला कौन है। देखिए इसमें माइनस वाला जो है हमारे पास लिखा हुआ क्या? F- Ne और क्या आ जाएगा? Na+। तो सबसे पहले तो माइनस वाला आएगा, तो सबसे पहले आकार बड़ा होगा F- का। उसके बाद उदासीन वाला आएगा। उदासीन वाला कौन है? Ne। और सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा? धनायन का। ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब प्रजातियां सम इलेक्ट्रॉनिक हो, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हो तभी वैलिड है। ठीक है, देखते हैं ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है क्या? F-। अच्छा, इसने पूछा ऐसा होता भी क्यों है। देखिए क्या बोल रहा है? साइज ऑफ, ये डिपेंड करता है, देखो आपने पढ़ा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं हम लोग? जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ऑफ द एटम ऑफ वैलेंस प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ए आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल क्लियर है। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन फॉर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, यदि इलेक्ट्रॉन, देखें एक तो होती है 6th पीरियड, 6ठा आवर्त, और एक होता है 7वां आवर्त। 6ठे आवर्त का नाम होता है 4f सीरीज और 7वें आवर्त का मतलब होता है 5f सीरीज। 4f सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज और 5f को हम बोलते हैं एक्टेनॉइड श्रेणी। तो किस में पूछ रहा है? वो पूछ रहा है 4f वाले में। तो 4f में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड बोलेंगे। लेंथेनॉइड का मतलब हो जाएगा लेंथेनॉइड सीरीज। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं।
ठीक है, मैं इसलिए फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारे पास पेपर काफी सारे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग पढ़िए, उसके बाद इन पेपर्स को देखें तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग गैसेस अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना वो सिर्फ एक की होती है फ्लोरीन की। कारण यह है कि फ्लोरीन एक तो -1 आवेश रख सकता है, एक 0 आवेश रख सकता है बेसिकली अगर देखा जाए तो 0 से -1 में तो आराम से बदल सकता है, वो कोई मना नहीं कर सकता 0 से -1 में उसको बदलने पर। तो इसका मतलब यहां हो गया अपचयन, 0 से -1 का मतलब हो जाएगा अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। उसके बाद जो होती है ऑक्सीजन की होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी जनरली O2 से क्या रखना चाहता है? O-2 रखना चाहता है। ठीक है, तो इसका भी 0 से कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं जनरली इसके बाद आते हैं। ठीक है, और फिर भी एक तरीका और बता देता हूं मैं। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, इसका नाम होता है सक्रियता श्रेणी। क्या नाम होता है? सक्रियता श्रेणी। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आप उससे भी पता लगा सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी बेटर है ऑप्शन, उससे भी आप इजीली में पता लगा सकते हैं कौन पहले आएगा कौन नहीं आएगा। तो जिसको सक्रियता श्रेणी याद नहीं, वो यहाँ से याद कर सकते हैं। तो पहले फ्लोरीन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा। एक ही ऑप्शन है इसमें, फ्लोरीन ऑक्सीजन साथ है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू वीएस पार्टी SiCl4 की आकृति क्या होगी? देखें SiCl4 इसका संकरण जो होगा वो sp3 होगा। संकरण कौन सा होगा? sp3। इसमें लोन पेयर की संख्या होगी 0, इसलिए इसकी आकृति जो होगी चतुष्फल की। आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्फल की। ठीक है, यानी SiCl, Cl, Cl और Cl, और बंद कोण आपको पता होगा 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा इसका बंद कोण। ये 4 ऑप्शन है इसके पास, देखने का आंसर है। अच्छा, बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, 4 बॉन्ड बना रहा है। देखें SiCl4 जो होता है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4। तो 4 बॉन्ड पेयर है इसके पास विद चतुष्फल की आकृति, ये मतलब है इसका। 4 बॉन्ड पेयर एंड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फल का ही होता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास सी। ठीक, 36 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय द कार्बन कार्बन एटम्स। एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने पहले भी बता रखा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो H H H C, यहाँ लगा दिया H H और H। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, टोटल मिला के 4 सिग्मा है। ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पर भी 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा का मतलब हो जाएगा sp3, इसका भी मतलब हो जाएगा sp3। तो दोनों के दोनों कार्बन sp3 हैं। तो बहुत कार्बन एटम्स यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसीलिए नाइट्रोजन जो होती है वो लेस रिएक्टिव भी होती है रूम टेम्परेचर पर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है इसका, कुछ नहीं है। अगर ऑक्सीजन का पूछ लेता तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलिए, समझ गए मेरी बात? इसका 3 आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? 38। देखिए वो कह रहा है द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर एट 1/2 dm³ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी प्रोसेस 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रही है, इसलिए मैं नियम लगाऊंगा बॉयल का नियम। कौन सा नियम लगाऊंगा? बॉयल का नियम। और बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम कहता है P1 V1 बराबर होता है P2 V2। ये बात है। यहाँ पर प्रेशर जो वॉल्यूम और प्रेशर कितना दिया हुआ है? तो प्रेशर तो दिया हुआ है 1 बार, तो P1 का मान दिया हुआ है 1 बार। आयतन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 500 dm³ दिया हुआ है। P2 का मान वो मुझे निकालना है, और आयतन जो दे रखा है बाद वाला वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 200 dm³। अच्छा, जिन बच्चों को ये पता नहीं है dm³ का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। 1 dm³ बराबर 1 लीटर ही होता है। तो dm³ लिख दे चाहे लीटर लिख दे, एक ही बात है, अंतर कुछ भी नहीं है। रखो वैल्यू को, 1 बार इंटू 500 dm³ बराबर फिर कितना आएगा? 200 dm³ इंटू P2। ये हो जाएगा dm³ से dm³ मेरा कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो P2 का जो मान आएगा मेरे पास कितना आएगा? 2.5, और यूनिट जो आएगी कितनी आएगी? बार में आएगी। 2.5 बार आंसर आएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल सा P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 V2। बात समझ में आ रही है? बोलिए, आगे बढ़ जाए हम लोग। 39 जो क्वेश्चन बोला, क्या बोला था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए सिस्टम ये होता है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है और उस लिक्विड पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है।
ठीक है, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, पहला ही ऑप्शन है। वेपर प्रेशर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज, कोई आंसर नहीं है, ए आंसर हो जाएगा इसका। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है 40 क्वेश्चन आपके सामने, थर्मोडायनामिक्स का ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इन प्रोसेस ऑफ 701 जूल ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए यहां बोल रहा है कि जो 701 जूल उष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है, 701 जूल उष्मा अवशोषित हो रही है। तो Q का जो मान हो जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 701 जूल हो जाएगा। फिर 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ए सिस्टम। अगर निकाय द्वारा किया कार्य किया जाता है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो कार्य आपको दिया हुआ है, W तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ तो है 394, लेकिन आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो मेरे पास इक्वेशन होती है डेल्टा E बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q का मान कितना है 701 जूल, माइनस ये आएगा 394। एक बार माइनस करें इसको, 11 में से 4 बचेगा, कितना बचेगा 7। हाँ वैसे आंसर तो मिल ही गया 7। यहाँ बचेगा 9 में से 9 गया, कितना बचेगा 0। इधर बचेगा 7 में से 3 का, कितना बचेगा 4। तो 407 जूल आंसर आ जाएगा, सॉरी नहीं 3। यह कितना आएगा, यह आएगा मेरे पास कितना 3 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 307 जूल। ये ध्यान रखिएगा, अवशोषित हो रही है तो प्लस, निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस, निकाय पर किया गया कार्य प्लस, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, तो आंसर जो हो जाएगा प्लस का 307 जूल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। आगे बोल रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। आइसोकोरिक इसका मतलब होता है सम आयतन। सम आयतन का मतलब कौन नियत हो जाएगा, नियत आयतन हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, नियत आयतन। इसके अलावा एक होता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है समदाब, समदाबी प्रक्रम जिसमें दाब नियत हो जाएगा। एक होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय, यानी ताप समान हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है आइसोकोरिक मतलब नियत आयतन हो जाएगा, सेम वॉल्यूम, सी आंसर आ जाएगा सी। 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सैंपल ऑफ, मैं इसका एक लॉजिक बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा। आपको H प्लस आयन की जो सांद्रता दी हुई है वो कितनी दी हुई है, H प्लस आयन बराबर दिया हुआ 3.8 गुणा 10 की घात माइनस का 3 दिया हुआ है। इसको अगर मैं x मान लेता हूं इंटू 10 की घात, इसको मैं y मान लेता हूं, तो जब कभी भी H प्लस आयन दिया और आपको pH निकालना हो तो सिंपल सा लॉजिक है y माइनस लॉग x, एक अच्छा और एक बेहतरीन रिजल्ट आता है इससे। तो pH बराबर देखें 3.8 तो मेरे पास हो जाएगा x और ये हो जाएगा मेरे पास y, तो हो जाएगा 3 माइनस लॉग x का मान दिया हुआ है कितना 3.8 दिया हुआ है, तो 3 माइनस, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 3.8 को एक बार 4 मान लेता हूं। तो मैं log 3.8 की जगह इसको मैं 4 मान लेता हूं। log 4 का मान 0.60 होता है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं 0.60 भी रख देता हूं, तो pH का जो मान आएगा वो 2.40 आएगा, लगभग 2.40 आ जाएगा। देखते हैं 2 के आसपास कौन सा आंसर दिया हुआ है, 2.40 बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सी। देखिए 2.40 और 2.42 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि मेरे पास H प्लस आयन की सांद्रता x इंटू 10 की घात माइनस y दी हुई हो, तो pH का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस लॉग x हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है ये आपको याद रखना है, इससे आपकी सारी कैलकुलेशन सारी इजी हो जाएगी। इसलिए जब H प्लस आयन की सांद्रता का मान 3.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 दिया हुआ होता, तो pH जो हो जाता वो 3 माइनस लॉग 3.8 हो जाता। 3.8 को मैं 4 मान लेता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। log 4 का मान 0.7 होता है, तो pH बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 2.40। ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 43 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए 43 क्या बोलता है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसका भी मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बोले, कॉन्जुगेट एसिड को हम इसको बोलते हैं सहयुग्मी अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सहयुग्मी अम्ल। जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बोले तो एक हाइड्रोजन को बढ़ा दो, एक H प्लस आयन बढ़ा दो। और जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट बेस बोलने के लिए बोले, कॉन्जुगेट बेस सहयुग्मी क्षार, सहयुग्मी क्षार, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक H प्लस जो है वो कम कर दो। अब किसका बनाना है हमें, H2O का। तो H2O का मुझे सहयुग्मी अम्ल बनाना है, सहयुग्मी अम्ल। तो मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, 2 तो पहले से ही थे, एक बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 3, तो H3O प्लस हो जाएगा। और यदि इसी H2 को मुझे सहयुग्मी क्षार बनाना है, सहयुग्मी क्षार, एक हाइड्रोजन कम कर दो,
कम करोगे तो 2 में से 1 हट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो OH माइनस आ जाएगा। आंसर आ जाएगा H3O प्लस और OH माइनस, H3O प्लस और OH माइनस। सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए ना मेरी बात। जब एसिड बनाना हो तो एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, और जब बेस बनाना हो तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कोई दिमाग लगाने लगा एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि विच एलिमेंट नाइदर एग्जिबिट नेगेटिव और नॉर एग्जिबिट पॉजिटिव स्टेट। एक सिंपल सा लॉजिक है, देखें CS फर्स्ट समूह तत्व है और इनके ऊपर आवेश होता है वो +1 आता है। नियॉन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों पर ना तो प्लस आवेश आता है ना माइनस आवेश आता है, कुछ नहीं आता। इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन पे आपको पता ही है -1 आवेश आता है हमेशा। और बोरोन, तो बोरोन जो होता है वो भी जनरली प्लस और माइनस दोनों रख सकता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो प्लस ही रखेगा। तो नियॉन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस पे ना तो प्लस आता है ना माइनस आता है, आंसर आ जाएगा मेरे पास कौन सा बी। ठीक है, 44 हो गया। 45 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। देखें H3PO4 जो होता है वो लिखा हुआ है H3PO4, इसमें फास्फोरस की पूछ रहा है। हाइड्रोजन पर जो आवेश आता है वो +1 आता है, ऑक्सीजन पर जो आवेश आता है वो -2 आता है। निकालो, +1 × 3, फिर फास्फोरस की X, एक ऑक्सीजन की H3PO4, +1 × 3 फास्फोरस का X, -2 × 4 बराबर हो जाएगा 0। तो 3 + X - 8 बराबर 0। X बराबर मेरे पास आएगा 8 - 3, X बराबर मेरे पास कितना आएगा +5। आंसर आएगा +5। देखते हैं, ये रहा 5 आएगा, बिल्कुल सही है, सीधे दिया हुआ है। अगला बोला व्हाट इज द रेशो, मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। समस्थानिक के बारे में बात कर रहा है ये। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम और इसका नाम होता है ट्राइटियम। ठीक है, 1:2:3, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये होता है मास नंबर। 1:2:3, आंसर क्या आएगा 1:2:3, 1:2:3, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47। आगे बोल रहा है विच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। देखें ये शब्द लिखा हुआ है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, डी ब्लॉक में एक शब्द लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइक मतलब अरसमीकरणमिति, अरसमीकरणमिति, थोड़े से हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली, कठोर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक भी ज्यादा होता है तुलनात्मक रूप से, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मिलेंगे डी ब्लॉक में। अंतराकाशी यौगिक किसका आंसर आ जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, जो भी बोलना चाहो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं, ये ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए समझे मेरी बात ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है पैकिंग पर। किस पे डिपेंड करता है? पैकिंग पर। जैसे एक छोटा एलिमेंट और दूसरा छोटा एलिमेंट, ये पैकिंग, इनकी पैकिंग ज्यादा है, यानी ज्यादा क्लोज है, ज्यादा पास है, तो इनकी पैकिंग ज्यादा है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर दो एलिमेंट है जो दूर दूर है, तो दूर दूर होने से इनकी पैकिंग जो है ना कम हो जाएगी, यानी पैकिंग कम हो जाएगी। और अगर पैकिंग कम हो जाएगी तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आकार छोटा है, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन काफी केसेस में ज्यादा होता है, छोटा आकार है, छोटा आकार, तो छोटे आकार की पैकिंग ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। आकार यदि बड़ा है, बड़ा आकार है, तो पैकिंग जो होगी वो कम होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा आकार, तो आकार का अगर हम बात करें, सबसे छोटा आकार लिथियम का, उसके बाद पोटेशियम का, फिर रूबिडियम का, फिर सीजियम का। सबसे बड़ा आकार किसका है हमारे पास? सीजियम का। तो जिसका आकार बड़ा होगा उसकी पैकिंग कम होगी, जिसकी पैकिंग कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो सीजियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 48 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 48 हो गया, 49 आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देखें एक एलिमेंट होता है, इसका नाम होता है सीजियम। सीजियम का आयनन विभव जो होता है वो सबसे कम होता है। सीजियम का आयनन विभव सबसे कम, इसलिए थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा देने पर, थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। आयनन विभव क्यों कम होता है? क्योंकि इसका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। जिसका आकार सबसे बड़ा उसका आयनन विभव सबसे कम, इसलिए सीजियम जो होता है ना उसका यूज हम किस में करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। ठीक है, आयनन विभव सबसे कम हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो सीजियम हो जाएगा, सीजियम। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन बोला है 50 नंबर पे कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। देखें
अगर आपसे पूछे कि सबसे कठोर कौन सा है, अगर आपसे पूछे सबसे कठोर हार्ड कौन सा है, तो हार्ड तो होता है हमारा कौन, डायमंड। हार्ड कौन होता है, डायमंड। अगर आपसे पूछे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है, उष्मागतिकी, तो थर्मोडायनेमिकली हम स्टेबल पढ़ते हैं ग्रेफाइट को। और अगर आपसे पूछे कि सबसे शुद्ध, देखे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना कार्बन के अपर रूप है, तीनों ही शुद्ध हैं। कार्बन के अपर रूप है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं इसको लोग, तीनों ही शुद्ध हैं। लेकिन इन तीनों में पूछे सबसे शुद्ध कौन सा है, तो कहते हैं कि फ्लोरीन जो होता है ना वो फुलरीन जो होता है वो सबसे शुद्धतम अपर रूप है कार्बन का, सबसे शुद्धतम अपर रूप है कार्बन का। क्या कारण है इसका, तो कहीं कहते हैं कि इसमें डैंगलिंग बॉन्ड, जिसको अपन बोलते हैं झूला बंद, वो होता है। उस तरीके का कोई ऑप्शन अगर लिखे हमें, झूला बंद। तीनों ही शुद्ध है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों ही अपनी जगह पे बहुत शुद्ध है, लेकिन तीनों में कंपैरिजन करें तो फुलरीन जो होगा वो सबसे शुद्ध होगा। क्वेश्चन शुद्ध नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म जो होता है वो ग्रेफाइट माना जाता है। इसलिए अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी कार्बन लिखा जाता है तो कार्बन के ब्रैकेट में ग्रेफाइट लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है हम थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ग्रेफाइट की बात करते हैं, ना तो डायमंड की बात करते हैं, ना फुलरीन की बात करते हैं। समझ गया मेरी बात, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो हो गए हमारे कंप्लीट हो गए, 50 के 50 क्वेश्चन। तो हमारा जो ये जो 2017 का पेपर था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 2018 के पेपर की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।